नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का वर्गीकरण आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, ध्वनियों के वर्गीकरण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों ही समाहित होते हैं और वर्गीकरण के आधार भी भाषा वैज्ञानिकों ने तय किए हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनियों के वर्गीकरण के 3 आधार बताए हैं। नंबर 1 स्थान, नंबर 2 प्रयत्न, नंबर 3 करण। किंतु अधिकांश विद्वानों ने ध्वनियों के वर्गीकरण के 2 ही आधार माने हैं और वे 2 आधार हैं स्थान और प्रयत्न। तो स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण होगा और प्रयत्न के आधार पर भी स्वर का वर्गीकरण होगा। इसी तरह से जब हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तब हम स्थान के आधार पर भी करेंगे और व्यंजन के आधार पर भी करेंगे। ध्वनियों के वर्गीकरण के ये आधार हैं। इन आधारों के साथ ही भाषा वैज्ञानिक यह कहते हैं कि व्यक्ति के कंठ और मुख विवर से अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं और वे ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे सूक्ष्म, कोमल, कठोर, मंद, कर्कश, बहुत तेज। ये ध्वनियों के प्रकार हैं और इन विविध प्रकार की ध्वनियों से ही विविध भाषाएं जन्म लेती हैं। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि ध्वनियों के वर्गीकरण के जब 2 आधार निर्धारित किए गए हैं, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, तब केवल उच्चारण, स्थान अथवा अकेले प्रयत्न से ध्वनियों को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल उच्चारण करेंगे, केवल स्थान से उच्चारण करेंगे तो भी वह अधूरा रहेगा और केवल बल लगाएंगे, केवल प्रयत्न करेंगे तो भी वर्गीकरण पूरी तरह से नहीं होगा। इसलिए ध्वनियों के वर्गीकरण में स्थान और प्रयत्न इन दोनों का ही महत्व है। कुछ उदाहरणों से विद्यार्थियों इसको समझिए। जैसे क और त की ध्वनि में स्थान का अंतर है, लेकिन क का उच्चारण स्थान कंठ है जबकि त का उच्चारण स्थान दंते है। ठीक इसी प्रकार त और थ और द, इन तीनों का उच्चारण स्थान तो एक ही है, अर्थात दंत ध्वनियाँ हैं, किंतु तीनों के प्रयत्न में अंतर है। इनमें से त ध्वनि अल्प प्राण प्रयत्न है, थ ध्वनि महाप्राण प्रयत्न है और द ध्वनि घोष ध्वनि है। इसी प्रकार ल और न का उच्चारण स्थान तो एक है, किंतु ल के उच्चारण में दांतों के साथ जीभ की सहायता लेनी पड़ती है और न के उच्चारण में दांतों के साथ नासिका की सहायता ली जाती है और तब वे इंद्रियां गतिशील होती हैं। इससे हमें यह ध्यान रखना है कि सभी ध्वनियाँ एक ही स्थान या प्रयत्न से उच्चरित नहीं होती। ठीक उसी तरह ध्वनियों के उच्चारण के समय करण की भी एक सी स्थिति नहीं रहती। स्थान जहाँ पर अचल है वहीं पर करण चल है। उदाहरणार्थ, तालु को स्थान कहेंगे किंतु जिह्वा को प्रयत्न, क्योंकि जिह्वा की गतिशीलता से ही अनेक स्थानों का स्पर्श होता है और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है
कि ध्वनियों के वर्गीकरण के दो आधार हैं, स्थान के आधार पर प्रयत्न, स्थान के आधार पर वर्गीकरण, और नंबर 2 प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। अब विद्यार्थियों, अगर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं तब भी स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर करेंगे, और जब हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तब भी इन दो आधारों पर करेंगे। विद्यार्थियों, वर्गीकरण करने से पूर्व हमें यह जान लेना है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में जो स्वर ध्वनियाँ हैं, उन स्वर ध्वनियों के समय स्थान और प्रयत्न के आधार पर वे कैसे उच्चरित होती हैं, और जब व्यंजन का वर्गीकरण हम आपको समझाएंगे तब व्यंजन के सारे स्थान आपको समझाएंगे और उसके आधार पर ही स्थान और प्रयत्न का भेद, विभाजन, वर्गीकरण आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमें स्वर और व्यंजन की परिभाषा को जान लेना भी आवश्यक है। स्वर किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, स्वर की परिभाषा है कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, और हवा जब अबाध गति से निकलती है तो हम उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। अब विद्यार्थियों, व्यंजन ध्वनि क्या है, इसे भी समझ लीजिए। व्यंजन ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर या फिर मुंह में इसके उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है और संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए इसे निकलना पड़ता है, और निकलते हुए वायु मार्ग में पूरी तरह से अवरोध उत्पन्न होता है। जहाँ अवरोध होता है, जहाँ बाधा उत्पन्न होती है, वहाँ व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। इस परिभाषा के बाद यह कहा जा सकता है कि स्वर और व्यंजन की परिभाषा के बाद व्यंजन और स्वर के बीच में अगर अंतर करना हो तो अंतर किस प्रकार से किया जा सकता है? तो उसके लिए विद्यार्थियों, भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि स्वरों का अकेले उच्चारण किया जा सकता है, किंतु व्यंजनों में केवल संघर्षी व्यंजन ही पहले बोले जाते हैं और बाद में स्वर उच्चारण संभव होता है। फिर स्वरों के लिए यह भी कहा जाता है विद्यार्थियों कि स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण देर तक संभव नहीं हो सकता है। स्वर के लिए यह भी कहा जाता है कि स्वर जो है वो अक्षरिक होते हैं, और अक्षरिक स्वरों में कुछ थोड़ा सा भेद दिखलाई पड़ता है, किंतु व्यंजन की ऐसी स्थिति नहीं है। व्यंजन में कभी कभी कुछ भाषाओं में अक्षरिक रूप दृष्टिगोचर होते हैं, और इस अंतर के आधार पर भाषा में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो थोड़ा सा उसमें अंतर दिखलाई पड़ता है। इसलिए विद्यार्थियों, स्वर और व्यंजन जो हमारी वर्णमाला में स्थित हैं, उनका ध्वनियों के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों, हम स्मरण करें कि जब हमने हिंदी भाषा को सीखना प्रारंभ किया ही था, तब हमारे अध्यापकों ने सबसे पहले हमको स्वर सिखाया था, स्वर ध्वनियों के बारे में बताया था, और उस स्वर ध्वनियों के पश्चात हमें व्यंजनों के बारे में बताया था। तो विद्यार्थियों, अब हम स्वर और व्यंजन के इस वर्गीकरण में हम लोग अच्छी तरह से स्वर का उच्चारण कर लें, व्यंजन का उच्चारण कर लें, और शुद्ध और सही रूप से उच्चारण होने के बाद ही, समझने के पश्चात ही फिर हम सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण करेंगे।
विद्यार्थियों, स्वर का वर्गीकरण ध्वनियों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है और हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, री, तो ये हमारी स्वर ध्वनियाँ हैं और इन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में अक्षरिक अंतर दिखलाई पड़ता है। ये इसका उच्चारण हम थोड़ी देर तक करते हैं, इसलिए जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुंह से निकल जाती है, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों, जब आप इस वीडियो को पढ़ें तो उसके साथ आप वर्णमाला के स्वर ध्वनियों का भी एक बार समझ लें, उसे उच्चारण करके देख लें, और जब उच्चारण करेंगे तो हमें स्वतः समझ आ जाएगा कि हवा किस प्रकार अबाध गति से मुंह से निकल जाती है। आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।